राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इतने समय मेरी जो भी क्लासें आती हैं SSC GD के लिए ही आ रही हैं, और मैं उसमें आपको जो भी मैथ के आए हुए क्वेश्चन हैं उनका मैं लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं। तो उसी आधार पर मेरी जो आज की ये क्लास होने वाली है, बिल्कुल वहां पर जैसे क्वेश्चन बनने हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, तो वहां पर बिल्कुल मैंने वही क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर बन रहे हैं। जैसे कि देखो, आज की क्लास का मेरा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या होगी। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लगातार मॉक दीजिए। बच्चे एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद उनके मुख से बस एक ही बात निकल रही है कि सर वहाँ पर टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। तो आप लोग लगातार मॉक दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग, ठीक है, यदि किसी संख्या के 60% का, या कोई संख्या मैं x मान लेता हूँ, उसका 60% का 3/5वां भाग, ठीक है, 3/5वां भाग कितना है, 36 है। तो वह संख्या देखो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 50 का देखो गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 का गुणा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज का प्यारा सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से 3400 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% की दर से 3400 रुपये हो जाता है। तो मूलधन आपको निकालना है। इसका मतलब जो हमारा जो 3400 रुपये दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक। जब भी यहाँ पर SI के क्वेश्चन की बात आती है, उसमें मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ कि रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, दर इंटू टाइम का मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज हमारा वही SI हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर रेट कितनी है, 12, टाइम हमारा कितना है 3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36% हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो हमारा अगर अपने अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग तो वैल्यू 100% होती है, तो उसमें 36% और ऐड हो जाएगा तो 136 हो जाएगा, ठीक है। 136 हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग मिश्रधन, तो हमारे अकॉर्डिंग 136 हो गया। तो 136 की वैल्यू कितनी हो गई, 3400 हो गई, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3400/136 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन इसका मतलब हमें 100 का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर हम काट लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये कितने से कटेगा, देखो यहाँ पर हम 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पर 17 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1700 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 एक कम 17 हो जाएगा, और 17 चौको कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यहाँ पर 25 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2500, ठीक है। 2500 यानी कि 2500। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखो कौन से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल दिखाई पड़े, आपको लॉजिक ना समझ में आए। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपका वो जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। जरूरी नहीं कि आप मेरे इसी तरीके से रेट इंटू टाइम बराबर यही तरीका हर जगह फॉलो करें। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ पर देखो एग्जाम में टाइम इतना कम मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी बैठ करके 1-2 मिनट अगर सोचने लगे तो उसमें बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाता है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, 6,000 रुपये के वर्ष में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 13% प्रतिवर्ष है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो साधारण से आपको दिखाई दे रहा है कि 6,000 रुपये था, के वर्ष में साधारण ब्याज पर 8340 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2340 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 2340 रुपये का क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि ब्याज की दर 13% है तो आपको यहाँ पर फार्मूला भी बताया गया है, SI बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बटे क्या होता है, 100 होता है। तो ये फार्मूला देखो आप लगा सकते हो। SI आपका यहाँ पर 2340 दिया हुआ है, और आपका P का मान यानी कि मूलधन भी आपको 6,000 रुपये दे रखा है, और यहाँ पर R आपको 13% और T का मान आपसे निकलवाया जा रहा है।
और बटे 100। यहाँ पर देखो हम सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 13 से काट देंगे तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 3 18 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी का मान कितना आ गया, 3 ईयर विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 ईयर क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी टाइप से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वहाँ पर तोप पूछी जा रही हो कि आप लोगों को बहुत डर लगता हो। आप लोग बिल्कुल आराम से हंसते हंसते हुए जाइएगा, कंसंट्रेट होकर बस एग्ज़ाम को दीजिएगा। कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आ रहा ऐसा बिल्कुल भी एग्ज़ाम टाइम में तो आप बिल्कुल परेशान ही मत होइएगा, क्योंकि बहुत बच्चे लगातार कमेंट करते हैं सर मेरी मैथ बहुत वीक है, क्या करूं मैं, जीएस में क्या करूं। तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, इतने समय आप जैसे जीएस में है, जीएस में नया कुछ भी ना पढ़ो, ठीक है। आपने जो कुछ अभी तक पढ़ रखा है बस आप नए में क्या पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। जिनका फरवरी में लगभग एग्जाम है, आप करंट अफेयर्स पढ़ो। पिछले जो भी आपके जीएस के नोट्स हैं बस आप वही रिवाइज करो, इसके अंदर आप कुछ भी मत रिवाइज करो, ठीक है। पिछले जो भी आपके जीएस के नोट्स हैं वही रिवाइज करो और नया कुछ भी ना पढ़ो। और उसके बाद मैं आपको बता दूं मैथ रीजनिंग में आप कंटिन्यू मार्क दीजिए, आप कंटिन्यू मार्क दीजिए। डेली आप एक फुल टेस्ट जरूर दीजिए। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक को परचेज कर रखा है, टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया एक ऑप्शन होता है आपका सेक्शनल का, ठीक है। तो डेली इतने समय 4-4-5 आप सेक्शनल मैथ और रीजनिंग के सेट दीजिए। लगभग 5-5 आप दोगे, क्योंकि एक सेट में 20 क्वेश्चन है, तो 5 दोगे तो आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो डेली लगभग 100 क्वेश्चन मैथ के, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो डेली आप करिए। उसके बाद आप सेक्शनल हिंदी का भी टेस्ट दे सकते हैं, तो डेली आप हिंदी की भी सेक्शनल 2-3 टेस्ट दीजिए, सेक्शनल जरूर दीजिए। उसके बाद आप एक लास्ट टाइम में फुल टेस्ट दीजिए। फुल टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखोगे, अपना जो भी आपसे गलती हो रही है, ठीक है, वो गलती अगले सेट में आप सुधारोगे। और जो भी आपसे गलतियां हुई, क्योंकि 90% बच्चे बिल्कुल टेक्स्ट बुक पर गलत टेस्ट देते हैं। गलत टेस्ट देने का तरीका उनका क्या है कि वो टेस्ट दे लेते हैं और उसके बाद बस यही कहते हैं चलो अगला देते हैं। इसमें अगर मैंने सेक्शनल मैथ में मैंने दिए हैं, क्योंकि सेक्शनल मैथ में 20 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, अगर उन्होंने सेक्शनल मैथ का दिया उनके 30 नंबर आए, तो वो यही कहते हैं कि चलो अगला टेस्ट देते हैं, उसमें अब तक बार मैं 40 में 40 लाऊंगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर सेक्शनल आप मैथ का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो मैथ में आप सेक्शनल मैथ का टेस्ट दीजिए। और उसके बाद जो भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बिल्कुल आपको जब तक उन क्वेश्चनों को देख नहीं लेना है, सॉल्व नहीं कर लेना है, उसके आगे एक कदम अपना नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सही टेस्ट देने का तरीका। आप टेस्ट दो, सबसे पहले जो वहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक हुई हैं, उस पर आधा घंटा पूरा फोकस करो, ठीक है। पहले तो अपने उन क्वेश्चनों को देखो जो आपसे गलत हुए हैं, उसके बाद आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसका बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के 10 से 15 मिनट तक की सोचो कि जो मैंने गलतियां इस सेट में की है मैं आगे वाले सेट में कतई ना करूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी रणनीति, थोड़ी सी मैंने जो आपको बता दी। उसके बाद देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि होती है यदि 2017 में इसकी आय 31, यहाँ पर देखो 31,25,000 रुपये है, तो 2015 में इसकी आय क्या थी, ठीक है। जब भी देखो इस तरह जनसंख्या वाला क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखो 25% की वृद्धि हो रही है। 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, यानी 1/4 आपकी वैल्यू हो रही है 4 से 5, ठीक है। वृद्धि में हमेशा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 से 5 हो गया है। अब यहाँ पर 2 साल की बात करी जा रही है कि 2017 और 15, यानी कि 2 ईयर की बात है। तो हम यहाँ पर इनका क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। 4 चौको 16 और यहाँ पर 25। अब देखो यहाँ पर आपको दे कहाँ की रखी है, यदि 2017 में इसकी आय, यानी कि 2000 बाद वाली इसकी आय दे रखी है। तो यहाँ पर 25 की वैल्यू आपको दे रखी है 21,25,000। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हो जाएगी 25 एकम 25, यहाँ पर 6 और 25 दूना 50, यहाँ पर 12, 25 पंचे 125, ठीक है। ये हो गया। और आपसे मान 2015 में, यानी कि इस वैल्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप 16 से मल्टीप्लाई करा दोगे। 16 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर 0 0 0, 16 5 80, 16 दूना 32, 8 40 और 16 एक 16, 16 4 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखो हमारा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और लगातार आपसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है हमारा, रवि एक दिन में 6 घंटे काम करके 15 दिनों में एक काम को पूरा करता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के आपसे बिल्कुल बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका लो आ रहा है तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, रवि एक दिन में 6 घंटे काम करके 15 दिनों में, ठीक है 6 घंटे काम करता है, 15 दिनों में काम को पूरा कर लेता है और 10 दिन में काम पूरा करने के लिए, अब उसे कहा गया है कि वही काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे लगेंगे, x घंटे मान लिया लगेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसको एक दिन में 9 घंटे कार्य करने पड़ेंगे, एक दिन में 9 घंटे कार्य करने पड़ेंगे और कार्य पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार क्षेत्र के 7/15वें हिस्से के लगभग बराबर है, जिसकी भुजाएं 110 मीटर 600 मीटर 610 मीटर हैं। बाग का व्यास क्या होगा। ठीक है, देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन के मैंने ऑलरेडी 2 फार्मूलों की क्लास अपलोड कर रखी है। वहाँ पर मैंने एक 2D फार्मूले कवर कराए हैं और एक मैंने ट्रायंगल के जितने भी फार्मूले होते थे वो सभी फार्मूले वहाँ पर कवर कराए थे। अगर आपके पास फार्मूलों का एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स नहीं है तो मेरे उन 2 वीडियो में जाकर के 2D फार्मूले और ट्रायंगल के सभी फार्मूले आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास है नोट्स आप उनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि लगातार मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत हो तो वो वीडियो बिल्कुल 2 वीडियो जाकर के देख लेना। अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूले आते हैं तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखना। जैसे कि यहाँ पर देखो एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार क्षेत्र के 7/15वें हिस्से के लगभग बराबर है, जिसकी भुजाएं 110 मीटर 600 मीटर 610 मीटर। और वहाँ पर देखो मैंने यहाँ टेप्लेट भी मैंने करा रखे हैं। अब यहाँ पर देखो टेप्लेट की कितनी बड़ी भूमिका होगी। अगर यहाँ पर आपको टेप्लेट आते हैं तो देखो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि आपको टेप्लेट भी अवश्य आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपसे कहा गया है कि जो वृत्ताकार मैदान का हमारा जो एरिया होगा, वृत्ताकार बाग का जो हमारा क्षेत्रफल होगा, वो जो त्रिभुज का एरिया होगा उसके 7/15वें हिस्से के लगभग बराबर है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल का ऑफ एरिया। ठीक है, त्रिभुज का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज का एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर दे रखी हैं, 110 मीटर 600 मीटर और मीटर दे रखी है। जिन भी बच्चों को टेप्लेट पता है, ठीक है, जिन भी बच्चों को टेप्लेट पता है तो यहाँ पर देखो टेप्लेट का मतलब क्या होता है। इनको देखो मैं रेशियो में अगर बना लेता हूँ तो 11 और 60 61। क्या आप लोगों ने ये टेप्लेट नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैंने सारे एक एक टेप्लेट मैंने लिखाए थे, एक एक टेप्लेट। देखो यहाँ पर एक बार मैं बहुत ही जल्दी शब्दों में यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि इतने टेप्लेट आपको पता होने चाहिए, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा 13 84 85। उसके बाद होता है हमारा 16 63 65। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टेप्लेट और देख लो यहाँ पर 20 21 29। और यहाँ पर देखो ये देखो 11 60 61। मैंने ऑलरेडी अपने टेप्लेट पढ़ाए थे, वहाँ पर सभी टेप्लेट मैंने कवर कराया था। यही वाला देखो टेप्लेट यहाँ पर उठा करके पूछ दिया गया है। अब मैंने इतने टेप्लेट आपसे कहा था इनको रेडी कर लेना है, इनको तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं पर जैसे कि यहाँ पर 3 4 5 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर 6 8 10 ये भी आपका टेप्लेट बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं से सारे टेप्लेट हमारे बनते हैं। इतने आपको याद है तो बस इन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। अब जैसे 11 60 61 वाला आपको याद था, इसमें देखो प्रत्येक संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करा दिएगा। 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर देखो वही टेप्लेट हमारा 110 600 और 610 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बिल्कुल कवर हो गया है कि ये हमारा कौन सा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बेस हम अपना कुछ भी मान लेते हैं, बेस अपना हम 600 मान लेते हैं और हाइट अपनी हम कितनी मान लेते हैं 110 मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सबसे बड़ी वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर मानने में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। ये हमारा अगर 2 से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300। और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका आपसे क्या कहा जा रहा है, ये हमारा देखो त्रिभुज का एरिया हो गया, ये हमारा त्रिभुज का एरिया होगा। जो वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के एरिया के 7/15 हिस्से के लगभग बराबर है। तो हम 7/15 से गुणा कर देंगे। 7/15 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 बचा, 110 बचा और यहाँ पर आपका 7 बचा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बाग का व्यास क्या होगा। ठीक है, बाग का व्यास क्या होगा, ये जो हमारा एरिया निकल के आया है इसका 7/15 हिस्सा ये हमारे बाग के एरिया के बराबर है। ठीक है, वृत्ताकार बाग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान यहाँ पर रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20,110 इंटू 7। यहाँ पर देखो हम काट देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आर हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि आर नहीं मैं 7 उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो 7 डबल हो जाएंगे, 10 डबल रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से देखो देख लो, यहाँ पर 7 इंटू 7। अब यहाँ पर आर का मान आसानी के साथ आप निकाल सकते हो, जैसे कि आर इज इक्वल टू यहाँ पर 10 इंटू 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 क्या आ जाएगा हमारा मीटर आ जाएगा। लेकिन आपसे देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है बाग का व्यास क्या होगा। ये मैंने त्रिज्या निकाल ली है, व्यास आपसे, ये सब बातें देखो बहुत ही गौर करना, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ पर 70 ऑप्शन रखा होता तो 90% बच्चों से गलत होने के चांस होते। इतना बड़ा क्वेश्चन जब वो लगा करके आएंगे, लास्ट में बस जैसे ही उनको आंसर दिखाई देता है वैसे ही क्लिक कर देते हैं। लेकिन इन बातों पर वही बच्चे देखो, इन छोटी छोटी बातों पर जो बच्चा कवर करता है, जो बच्चा ध्यान देता है, वही जाकर के अंत में मेरिट में क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्योंकि देखो बस हार जीत 1 और 2 नंबर से होती है। जिनका मेरिट में 1 नंबर से रुकता है, 2 नंबर से रुकता है, उनके दिल पर हाथ रखकर एक बार देखो कि क्या बीतती है उनके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग ऐसी बिल्कुल भी गलतियां वहां पर जाकर कंसंट्रेट होकर के बिल्कुल अपनी छोटी छोटी गलतियों पर फोकस करना। ठीक है, कि अभी यहाँ पर इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार आप लोग मॉक दीजिए, जिससे कि यहाँ पर आपकी जब इस तरह की गलतियाँ होंगी वहाँ पर, तो आप लोग एग्जाम सेंटर में ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखो आपसे 2r का मान पूछा जा रहा है, तो 2r इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास आपका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा है। मैं बार बार ये बात आपसे कह चुका हूँ। तो आप लोग एक काम करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, जैसे कि अगर आपका वीक है, नहीं तो देखो इतने समय आपको वैसे तो कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल यहाँ पर मॉक दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी कहीं भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जैसे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हो गए और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन हो गए, आपके पास अच्छा सा नोट्स बना रखा है, तो एक बार यहाँ से नोट्स जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, नहीं क्वेश्चन लगाना, एक बार अपना पूरा नोट्स परसेंटेज का और प्रॉफिट एंड लॉस का कवर कर लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, और बाकी आप डेली मॉक दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखो एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1492 रुपये में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, देखो यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चन का बस एक ही मतलब होता है, जोड़ करके 2 से भाग दे दो। ठीक है, जोड़ करके जब भी यहाँ पर हो अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने रुपये में बेचने के बाद नुकसान के समान है। ठीक है, तो इनको क्या करना होता है, जोड़ के बस हमें भाग देना होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1492 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, और 1 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3। इसको हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 2 यहाँ पर 3। ठीक है, 1623 आ जाएगा। अब जैसे कि देखो मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में कहा और यहाँ पर भी देखो वही बात आ चुकी है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो होगा उस वस्तु का कितना हो जाएगा 1623 रुपये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कहीं पर भी 1623 नहीं दिखाई दे रहा है, 1523 दिखाई दे रहा है। आप कहोगे शायद मुझसे मिस्टेक हो गई हुई, ऑप्शन बस 1523 सही हो जाएगा। आप दोबारा कोशिश भी नहीं करोगे, लेकिन अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना ही एक बहुत बड़ी सफलता की निशानी है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1623 ही विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नन ऑफ दीज। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं अपनी एक छोटी सी क्लास ही आपके लिए लेकर के आ पाया हूँ। तुम दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे SSC GD वाले प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना।